जगदलपुर में पद्मश्री वैद्यराज मांझी है जो 5 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। नक्सलियों के भय के चलते अब वो मतलब उनको धमकी दी है, नक्सलियों को जान से मारने की धमकी दी और नक्सलियों के नक्सली धमकी का इलाज कराने लगी। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि जब वो भाजपा सरकार में ये स्थिति नहीं। ऐसा है, ये सब जो बातें हैं, जब वो 50 साल से इलाज कर रहे हैं वो लोग उनके पास जब 50 साल से जा रहे हैं, अब तो नक्सलवाद कम हो गया है। पहले तो नक्सलवाद बहुत था और जिस क्षेत्र में वैद्यराज जी काम करते हैं वहाँ तो लगभग नक्सलवाद की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई। और इसलिए इस प्रकार के ये जो बातें हैं ये बीच बीच में उठती रहती हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग बिना डर के बिना भय के इलाज करवाने के लिए जाएं और वैद्यराज जी इलाज करें। शासन की तरफ से पूरी उनको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। ये भी पता चला है कि वो सरकार को पद्मश्री लौटाने के लिए मूड में है, इलाज बंद कर। ऐसा खाली आप लोग कुछ भी लौटाने के मूड में है। मूड क्या होता है? कोई लिखा पढ़ी की है क्या, या आपने जाके बात की है क्या? कोई कुछ भी बोल देगा तो उससे थोड़ी काम चलेगा। अगर वो इलाज रायपुर में आके करना चाहते हैं तो रायपुर में भी हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। दीपक बैच ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटिंग के 10 से 12 दिनों बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। चिंता का विषय है, शंका जाहिर कर रहे हैं। दीपक बैच जी जरा गिनती करके बता दें कि पूरे देश में कितने शून्य लगेंगे कि उनकी वोटिंग हुई है। जब कोई एक पोलिंग बूथ का या 100 पोलिंग बूथ का या 1000 पोलिंग बूथ का नहीं, जहाँ लाखों पोलिंग बूथ का जोड़ घटाना है और वो मैनुअल कागज में लिखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है। परंतु अगर दीपक बैच जी कर्नाटक में आप जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, आप तेलंगाना में जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, आप हिमाचल में जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, जब आपका सुपड़ा साफ हो रहा है तब आपको ईवीएम याद आ रही है। और मैं तो कहता हूँ कि देश की चुनावी व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाना वो देशद्रोह के समान है। ये छत्तीसगढ़ में लगातार ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है, आपने कलेक्टर को आदेश भी किया है, उसमें क्या कार्रवाई? देखिए, ड्रॉप आउट नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे, क्योंकि आज सामान्य से सामान्य आदमी, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है और इसलिए वो बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर निजी स्कूलों में चले जाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और उसके कारण ये संख्या हमारे पास में आती है। अगर वास्तविकता में हम देखेंगे तो दर्ज संख्या लगातार बढ़ रही है और वो बढ़ने का कारण प्राइवेट स्कूलों भी गांव-गांव में, यहाँ तक कि अब छोटी जगह पर बलौदा बाजार में, भाटापारा में, सिमगा में, तिल्दा में, नेवरा में, कांकेर में, नरहरपुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, वहाँ पर भी निजी लोग अब जाकर प्राइवेट स्कूलें खोल रहे हैं। इसलिए लोग उन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों की संख्या कम दिखाई देती है। ये अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोग अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर रहे हैं, उसकी वजह नशा बताया जा रहा है। इस तरह की बात हो रही है, इस तरह की प्रवृत्ति पूरी बढ़ रही है, क्या कहना है? देखिए, कोरोना के बाद से जो सर्वे आया है उस सर्वे में ये कि लोगों में डिप्रेशन जो है वो उसकी मात्रा बढ़ी है और डिप्रेशन की मात्रा बढ़ने के कारण, और दूसरा आप जो नशे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको समाप्त करने में समय लगेगा। 5 साल में पैसा कमाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अवैध जितने भी धंधे होते हैं उनको प्रोत्साहित किया, अवैध कमाई को प्रोत्साहित किया। अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, मार्फिन, इन सब का एडिक्ट बच्चों को बना दिया और उसका परिणाम है जब ये धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी आएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और सीटों की संख्या दोनों कम गिनती हुई नजर आती है। ऐसा है, जरा अपनी भाषा के बारे में पहले चर्चा करने, बाद में प्रधानमंत्री जी की भाषा के बारे में चर्चा करें। प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान को लेकर शिव डहरिया ने कहा है कि इस तरीके की भाषा शैली है शोभा नहीं देती। साथ में ये भी कहा है कि 4 तारीख के बाद लग रहा है कि अपने मुजरे की तैयारी होगी। अच्छा, वो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे क्या वो सहमत नहीं है क्या डहरिया जी? डहरिया जी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, छत्तीसगढ़ में 4 विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा है, एक आप हैं, 3 कांग्रेस के हैं। क्या लग रहा है परिणाम आने वाले, कितने सीटों का चुनाव हो सकता है?
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अनुदान प्राप्त कॉलेजों को पेंशन दे दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इन दिनों में उसको लागू नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे एक दिन में सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है, पिछले 3 महीने से, तो आपके मान लो पिछले 6 महीने से ही लगातार चुनाव में सरकार लगी है। जो भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसको जिसको लागू करना है उसको हम लागू करेंगे, और जिनके लिए हमको उच्च न्यायालय में जाना है वहाँ जाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से प्रक्रिया रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत विकसित भारत बने, और उसी के अनुरूप 2047 में छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बने, और इसलिए 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ कैसा होगा उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की तैयारी चल रही है। और वो विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ एक गौरवशाली छत्तीसगढ़ बने, एक रोजगार युक्त छत्तीसगढ़ बने, सिंचाई युक्त छत्तीसगढ़ बने, विकसित छत्तीसगढ़ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसको ध्यान में रखकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात आपने कही थी, क्या आचार संहिता के बाद इस पर प्रक्रिया? निश्चित रूप से धर्मांतरण के ऊपर में कानून पहले से है, उस कानून को और कड़ा बनाने के लिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका कानून लाया जाएगा। ये गौवंश अभ्यारण्य में कुछ तकनीकी चीजें क्या अलग है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी गौठान का ही मतलब ये कॉपी है, और ये नाम बस बदला जा रहा है बीजेपी के समय में कांग्रेस की योजना। जरा बताएं गौठान में क्या हुआ, कितनी गायों की मृत्यु हुई, कितनी गायें वहाँ पर रहती थी, कितने अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जहाँ पर गायों के पीने के लिए पानी नहीं था, चारा नहीं था। रीपा में महिला स्व सहायता समूहों को फंसा दिया, उनका पहले तो रीपा में कोई काम नहीं हो रहा है, और जहाँ काम हुआ है वहाँ पर महिलाएं अब परेशान हैं, उनके माल को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जो अभ्यारण्य होगा वो नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा, और प्राकृतिक वातावरण में गायों को रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छी सोच और कोई दूसरी नहीं होगी।